नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है एएफओ के लिए, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। पिछले 2-3 दिन हो गए से लेक्चर नहीं आया था, थोड़ा मैं बिजी था, उसके लिए भाई सॉरी। तो अब आपसे यहाँ से कंटिन्यू लेक्चर लेंगे और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उनको समझने वाले हैं, पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स के। ठीक है, इकोनॉमिक्स हर एग्जाम में आती है, उसको जो स्टूडेंटों को थोड़ा कम समझ में आती है, तो हम इसी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये जो क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एनएफएल के एग्जाम दो, चाहे आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम दोगे, चाहे आप आरईओ एसडीओ आप किसी का भी एग्जाम दो, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप आईपीएस एएफओ की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेंस कोर्स की, तो लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसकी जो क्लास है 4 घंटे चलती है। रेगुलर कितने? 4 घंटे। 2 घंटे रहती है हमारी मॉर्निंग में, ठीक है, 8:30 से लेकर 10:30, और 2 घंटे रहती है इवनिंग में, 4 घंटे चलती है। ठीक है, आपका जो 3 मंथ के अंदर सारा कंप्लीट सिलेबस एएफओ का अकॉर्डिंग टू सिलेबस करा दिया जाएगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी मेंस की, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है, आगे फर्दर भी आपको काम आने वाला है। इसकी जो फीस है मात्र वो 1500 रुपये, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इससे अच्छा बेस्ट ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप ओनली 3 मंथ के लिए चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लास टेस्ट सीरीज सारी इसकी आपको 750 में मिल जाएगा। अगर ओनली आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ओनली 350 के अंदर आपको 75 मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको 551 के अंदर करंट अफेयर्स की वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज, ओनली करंट अफेयर्स चाहिए की वीडियो 300 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप टेलीग्राम से जरूर ले लें, यहाँ पर हम एमसीक्यू भी डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डेली करंट अफेयर्स अभी यहाँ पर हम डालते थे ये, अभी मैंने करंट अफेयर्स भी डालना चालू कर दिया। तो आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैश कॉस्ट। देखो ध्यान से सुनना, क्या पूछना चाह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैश कॉस्ट, कि फिक्स्ड कैश कॉस्ट का क्या एग्जाम्पल है ना। ओके, हिंदी में है अचल नकदी संपत्ति का उदाहरण क्या है, लागत का उदाहरण क्या है, अचल नकदी लागत या एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैश कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या है। तो यहां पर पहला ऑप्शन है लैंड टैक्सेस, लगान जिसको हम कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है वार्षिक किराए का मजदूर, एनुअली हायर्ड लेबर है। थर्ड ऑप्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम है। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ये चारों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल बताना है फिक्स्ड के अंदर कैश का, कि मीन्स जहां पर जो फार्मर होता है कैश में पैसा देता है। ठीक है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ध्यान से सुनना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, मीन्स फार्मर जब कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो कल्टीवेशन के लिए जैसे क्या करेगा वो, ठीक है, तो आंसर लैंड के टैक्सेस देता है, आपको पता है कल्टीवेशन करता है। इसके बाद क्या करता है, इंश्योरेंस देता है। एक एनुअल क्या करता है, लेबर हायर करता है पूरे 1 ईयर के लिए। अब फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है, ध्यान से सुनना है ना, ये तो क्या कैश में पैसा देता है। यहां पर पूछ रहा था फिक्स्ड कैश कॉस्ट, मतलब कि वो पैसा जो है कैश में देता है। ठीक है, अब आपसे कभी एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि फिक्स्ड नॉन कैश कौन सा है, एग्जाम्पल बताइए आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि फिक्स्ड नॉन कैश कौन सा है। ठीक है, क्या ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल होता है क्या फिक्स्ड नॉन कैश कॉस्ट का, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, अचल अनगदी लागत, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे। तो ऐसा कोई होता है क्या? यस, इसके भी एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान से सुनना क्या एग्जाम्पल होते हैं इसके। तो पहला जो एग्जाम्पल होता है कि देखो जो फैमिली मेंबर होते हैं, अब देखो आप ध्यान से सुनना, जो फैमिली लेबर है, फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स भी वर्क करते हैं, यस सुनो। तो फैमिली मेंबर की जो कॉस्ट होती है तो वो पे नहीं करता, लेकिन भाई एक्चुअली कॉस्ट तो लगती है। तो फैमिली मेंबर की जो है कॉस्ट है वो इसके अंदर आती है, यस सुनो। फैमिली मेंबर की जो भाई कॉस्ट है, फैमिली मेंबर वर्क तो करेंगे यहाँ पर, तो उनको पैसा तो डायरेक्ट लगे कैश में नहीं देना, लेकिन यहाँ पर आपको अगर वो देखो काम करते हैं तो उनको पैसा नहीं देना, लेकिन एक्चुअली मेहनत तो कर रहे हो। ठीक है, इसका साथ साथ में दूसरा कौन सा होता है, डिप्रिसिएशन। अगर आप ने कोई भी इक्विपमेंट खरीदा है तो उसका जो घिसावट होती है ना, डिप्रिसिएशन जो होता है वो भी इसके अंदर आता है, डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन हो गया। तीसरा, इसके बाद अगर आप क्या करते हो, मैनेजमेंट करते हो, है ना, जो कैपिटल मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन है ना, पूंजी प्रबंधन जिसको हम कहते हैं कैपिटल मैनेजमेंट। तो कैपिटल मैनेजमेंट भी क्या होता है, ये भी नॉन कैश होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, नॉन कैश होता है। तो ये सारी जो कॉस्ट होती है कैसी होती है, फिक्स्ड नॉन कैश कॉस्ट होती है, याद रखेंगे आप, है ना। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है समझेंगे आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहां पर समझ में आएगा, ये वाला क्वेश्चन से हम यहां पर समझेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है।
कोस्ट डज नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड एज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज। ठीक है, हिंदी में क्या है कि ऐसी लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के निर्गत आउटपुट की मात्रा में परिवर्तन होने से बदलती है, ठीक है, क्या कहलाती है। यहां पर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसी लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के आउटपुट की मात्रा में परिवर्तन होने से बदलती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना, यहां पर क्या लिखा है, डज नॉट, यहां पर हिंदी में थोड़ा नहीं बदलती है ना, यहां पर आएगा नहीं बदलती है ना, थोड़ा करेक्शन था, हिंदी में नहीं बदलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फिक्स्ड कॉस्ट, संक कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, तो आंसर है ऑल ऑफ दी। अब आप समझिए थोड़ा, है ना, क्या होती है, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव समझ लेते हैं कि व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, आखिर फिक्स्ड कॉस्ट है क्या। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट या इसी को हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट, इसी को क्या कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ओवरहेड, या इसी को कहते हैं, देखो इसी का नाम होता है संक कॉस्ट, इसी का नाम क्या होता है, संक कॉस्ट, या इसको हिंदी में कहते हैं डूबी हुई लागत। क्या कहते हैं, डूबी हुई लागत। क्लियर है। अब आप समझिए क्या होती है फिक्स्ड कॉस्ट, क्या होती है। देखो फार्मर जब कल्टीवेशन करता है, ठीक है, उसके पास जमीन है, अब खेती करेगा, ठीक है, अब आउटपुट कितना निकलता है, आउटपुट जो है, ठीक है, आउटपुट सब मान के चलते कि 1 हेक्टेयर है, क्या है, 1 हेक्टेयर है। क्लियर है। इस 1 हेक्टेयर प्रोडक्शन में जो आउटपुट निकल रहा है उसका, अगर वो 50 क्विंटल मानते हैं ऐसा कि भाई 50 क्विंटल निकलता है ना, तो इस 50 क्विंटल प्रोडक्शन निकला, अच्छी खेती हुई, उसके लिए उसने क्या क्या किया, इस 50 क्विंटल प्रोडक्शन के लिए समझना आप, है ना, 50 क्विंटल के लिए उसने क्या क्या किया कि वहां पर उसने लैंड टैक्सेस दिए, ठीक है, लैंड को टैक्सेस दिया, यस और नो। इसके बाद उसने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम उसने दिया, बिल्कुल दिया। ठीक है, इसके बाद तीसरा कि उसने और क्या दिया कि भाई ये जो एनुअली हायर्ड लेबर था, एनुअली कि साल भर के लिए उसने एक वर्कर रखा था 1 ईयर के लिए, एनुअली हायर्ड लेबर, यस, एनुअली हायर्ड लेबर है। इसके बाद फैमिली मेंबर की कॉस्ट है, फैमिली मेंबर। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, अगर ये जो आउटपुट है 50 क्विंटल नहीं निकला, किसी कारण भाई ये खेती नहीं होती है, किसी कारण से बारिश के कारण, नेचुरल डिजास्टर के कारण, डिजीज के कारण ये जो प्रोडक्शन ये कम हो गया, ये जो प्रोडक्शन है ये कम हो गया। ठीक है, ये 50 क्विंटल निकल के कितना रह गया, 10 क्विंटल। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 निकलना था लेकिन निकला 10 क्विंटल। तो क्या इस वाली कॉस्ट में कोई कटौती होगी क्या, इस वाली कॉस्ट में कोई चेंज होगा क्या। इधर जो आउटपुट निकल रहा है, ये जो आउटपुट निकल रहा है 1 हेक्टेयर के अंदर, 1 हेक्टेयर के अंदर जो आउटपुट यहां पर निकल रहा है, ठीक है, 50 क्विंटल मान के चलते, किसी कारण से फसल खराब हो गई, ठीक है, बारिश हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है, क्रॉप में डिजीज आ गई, इंसेक्ट आ गया, तो प्रोडक्शन घट के 10 क्विंटल रह गया। तो क्या इन कॉस्ट में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना। आपने खेती करना स्टार्ट किया, आपने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, तो आपने लैंड टैक्स तो दे दिया। अब गवर्नमेंट को कोई मतलब है क्या, आप कल्टीवेशन करो मत करो, क्लियर है कि नहीं। पटवारी को आपने, जो भाई रेवेन्यू ऑफिसर होता है, आपने उसको पैसा दे दिया। अब आप खेती करते हो नहीं करते हो, खाली रखते हो, आप 100 क्विंटल प्रोडक्शन निकालते हो, क्या ये बदलेगा आपसे ये लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, ये तो नहीं बोलेगा कि यार आपका प्रोडक्शन बहुत निकला है, आप तो ज्यादा पैसे दो, नहीं ना, ये तो गवर्नमेंट फिक्स रेट होती है, चाहे आपका 0 निकले, चाहे 100 क्विंटल निकले, चाहे 500 क्विंटल निकले, ये तो आपका एक फिक्स रेट है, आपको देना ही है, चाहे आप कल्टीवेशन करिए चाहे मत करिए। आपने एनुअली हायर्ड लेबर रखी, आपने एक मजदूर रख लिया साल भर के लिए, अब आप खेती करो मत करो वो तो बैठा हुआ है, आप उससे बोलोगे काम करो तो काम करेगा। अगर आपका प्रोडक्शन 50 क्विंटल निकलता है, क्या आप उसकी सैलरी बढ़ाओगे, सैलरी तो नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि उसने, आपने पहली बात कर ली, आपने उसको पहले ही पैसा दे दिया है। क्लियर है। आपका जो प्रोडक्शन है 10 क्विंटल निकला, ठीक है, तो क्या आप उसको बोलोगे यार नहीं हमने तेरे को ज्यादा पैसा दे दिया, तू हमको रिटर्न कर दे, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये जो कॉस्ट होती है ये आउटपुट के बदलने से नहीं बदलती, ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के बदलने से नहीं बदलती है। क्लियर, क्या ध्यान से सुनना, ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के घटने या बढ़ने से, आउटपुट चाहे आपका कितना निकले, चाहे 0 क्विंटल निकले, चाहे 50 क्विंटल, चाहे 100 क्विंटल, इससे नहीं बदलती है। मतलब एक कॉस्ट का तो फार्मर उसको पे करना ही पड़ता है। अगर देखो 0 क्विंटल निकला, ठीक है, प्रोडक्शन क्या हुआ कि भाई बारिश इतनी ज्यादा हो गई, फार्मर है ना कल्टीवेशन कर ही नहीं पाया, ठीक है, उत्पादन 0 निकला, तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन 0 निकला, उस कंडीशन में ये सारी जो कॉस्ट है ये तो भाई फार्मर की लग चुकी ना, डूब चुकी है, इतना पैसा लगाया उसने, ये तो पूरा गया। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, डूबी हुई लागत या संक कॉस्ट भी इसे कहते हैं।
आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। अब जो अभी बात कर रहे थे ना कि फिक्स्ड कैश कॉस्ट होती है और फिक्स्ड नॉन कैश कॉस्ट होती है, तो फिक्स्ड कैश कॉस्ट जो होती है ना, कैश मतलब जहां पर वो पैसा देता है डायरेक्ट नगद में, तो जैसे लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को, पटवारी को पैसा दिया जाएगा, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम को कैश में देगा, ठीक है, एनुअली हायर्ड लेबर को कैश में देगा, इसके बाद फैमिली मेंबर है, डिप्रिसिएशन है, इंप्लीमेंट है, तो वो नॉन कैश होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो यहां पर पूछ रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज, वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ना, तो इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, इसको हम स्पेशल कॉस्ट भी कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट समझना, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, चलिए देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये होती है वेरिएबल कॉस्ट, हिंदी में कहते हैं हम इसको, ठीक है, हिंदी में कहते हैं चल लागत, ठीक है, अस्थिर लागत, हिंदी में कहते हैं अस्थिर लागत या परिवर्तनशील लागत, क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत इसे कहते हैं। अब आप समझना क्या होती है ना, दोनों कॉस्ट को आप समझना। वेरिएबल कॉस्ट, इसका दूसरा नाम होता है प्राइम कॉस्ट, क्या होता है, प्राइम कॉस्ट, या इसी को कहते हैं हम स्पेशल कॉस्ट, क्या कहते हैं, स्पेशल कॉस्ट, और स्पेशल के साथ साथ इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, ये जो होती है आउटपुट की कॉस्ट, किसकी, आउटपुट की। एक्चुअली देखो आप अगर प्रोडक्शन अच्छा, आपके पास 1 हेक्टेयर है, ठीक है, आपके पास 1 हेक्टेयर है, क्लियर है। अगर आप 1 हेक्टेयर में आपने कोई भी ऐसे वीट लगाया, आपने क्या लगाया, वीट, अगर आपका प्रोडक्शन कितना निकलता है, 20 क्विंटल निकलता है, ठीक है, 20 क्विंटल, ठीक है। तो आपने भाई इनपुट अच्छा नहीं यूज किया होगा, इनपुट आपने अच्छा नहीं यूज किया होगा। यहां पर इनपुट जो है सीड है, फर्टिलाइजर है, ठीक है, सीड है, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, पेस्टिसाइड है। अगर आप ये सारी चीज अच्छी है ना, इरिगेशन है, इरिगेशन, क्लियर है, इरिगेशन के साथ साथ में तो जो हम डेली बेसिस पर वो रखते हैं, डेली बेसिस, ठीक है, डेली बेसिस पर, डेली बेसिस लेबर, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, ये इनपुट की कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है किसकी होती है, इनपुट, ये सब इनपुट है, ये सारी चीज हमारी एग्रीकल्चर में क्या होती है, इनपुट। अगर हम इनपुट अच्छा करेंगे तो आउटपुट ज्यादा ही निकलेगा, या सुनो, अगर हम सीड अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे, अच्छी कंपनी का यूज करेंगे, फर्टिलाइजर अच्छा यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड अच्छा यूज करेंगे, हम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे, हम डेली बेसिस लेबर रखेंगे ताकि भाई मैनेजमेंट अच्छा किया, अगर हम, ठीक है, सारा इनपुट अच्छा लगाते हैं तो भाई अच्छा करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी। या सुनो, इनपुट अगर हम क्या करते हैं, अच्छा लगाते हैं तो प्राइस बढ़ेगी कि नहीं। आप अगर सीड खरीद तो अच्छी कंपनी का तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, फर्टिलाइजर। तो कहने का मतलब अगर हम इनपुट है ज्यादा अच्छा यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। या सुनो, तो ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के घटने या बढ़ने से घटती बढ़ती है, देखो आउटपुट बढ़ेगा तो आउटपुट तभी इंक्रीज होगा तब जब हम इनपुट अच्छा यूज करेंगे, आउटपुट तब इंक्रीज होगा जब हम इनपुट अच्छा यूज करेंगे। अगर हम क्वालिटी वाइज सीड यूज नहीं करेंगे, हम फर्टिलाइजर बेकार, नकली किसी फर्टिलाइजर, किसी बेकार कंपनी का नकली फर्टिलाइजर छिड़क दिया आपने, इंसेक्टिसाइड बेकार डाल दिया, तो आपने है ना इनपुट पर पैसा नहीं लगाया। अगर इनपुट बेकार होगा तो आउटपुट भी कम निकलेगा, तो आपकी कॉस्ट भी कम रहेगी। अगर आप आउटपुट ज्यादा चाहते हैं तो आउटपुट तो ज्यादा जब मिलेगा जब इनपुट पर पैसा लगाएंगे। या सुनो, तो ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के घटने या बढ़ने से बदलती है, ठीक है, आउटपुट घटेगा या बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, बदलेगी। या सुनो, तो ये किसकी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ये किसकी होती है, इनपुट की कॉस्ट होती है। याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो इनपुट की कॉस्ट होती है, ये आउटपुट के मैग्नीट्यूड्स के चेंज होने से चेंज होती है, ठीक है। ये जो आउटपुट का जो मैग्नीट्यूड है ये अगर ये चेंज हुआ, आपका प्रोडक्शन 50 से आपने 70 क्विंटल चाहते हो तो आपको मैनेजमेंट और अच्छा करना पड़ेगी। या सुनो, आपको मैनेजमेंट और अच्छा, तो मींस इनपुट पर और पैसा लगाना पड़ेगी आपको। तो आउटपुट जितना बढ़ेगा ये कॉस्ट उतनी ही बढ़ेगी, आउटपुट जितना बढ़ाओगे कॉस्ट उतनी ही बढ़ेगी। तो ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के घटने या बढ़ने से बदलती है, चेंज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट किसकी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है इनपुट की कॉस्ट। याद रखना, किसकी होती है, इनपुट की कॉस्ट होती है। अगर आप कल्टीवेशन खेती करना ही नहीं चाहते, ठीक है, बोले मेरे को खेती करना ही नहीं है, तो आपकी कॉस्ट जीरो। जब आप कहना बोले मेरे को कोई काम नहीं करना है, जब काम ही नहीं करना तो ये सारी चीजें खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। मतलब मेरे को खेती करना ही नहीं है, जब आपको खेती कल्टीवेशन करना ही नहीं है तो इनको खरीदने की क्या आवश्यकता है, यहाँ उत्पादन जीरो निकलेगा, आपने कुछ खरीदा ही नहीं, बात खत्म। तो भाई आपकी ये कॉस्ट जीरो होगी।
या सुनो, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आउटपुट चाहते हैं, तो ये कॉस्ट लगेगी। तो ये आउटपुट की कॉस्ट या किसकी कॉस्ट होती है? इनपुट की कॉस्ट होती है। चलिए आपको समझ आ गया होगा। अगला है अकाउंटिंग कॉस्ट इज आल्सो नोन एज। अकाउंटिंग कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट, है ना, क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है कि किसी फार्म प्रोडक्शन पर एक्चुअल जो कॉस्ट आती है, किसी फार्म प्रोडक्शन पर जो एक्चुअल कॉस्ट आती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और जो फार्मर अपनी तरफ से लगाता है, फार्मर की जो इनपुट की कॉस्ट होती है वो इम्प्लिसिट होती है। और जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, एक होता है इकोनॉमिक, क्या होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट, इसको समझना आप, है ना। इकोनॉमिक कॉस्ट बराबर होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है भाई, क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट का ही दूसरा नाम होता है अकाउंटिंग। क्या होता है? अकाउंटिंग। जो डायरेक्ट है ना, एक्चुअल जो आपके है ना, प्रत्यक्ष तौर पर एक्चुअल में जो आपके फार्म प्रोडक्शन पर जो खर्चा आता है उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो नोन एज, ठीक है। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और क्या कहते हैं? हम इसको सोशल कॉस्ट कहते हैं। क्या हम इसको अल्टरनेटिव कॉस्ट कहते हैं? तो आंसर है भाई बोथ ए एंड बी, है ना, ए एंड बी दोनों सही है, इसको दोनों कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है हिंदी में, और क्या क्या कहते हैं? सामाजिक या वैकल्पिक लागत दोनों कहते हैं। क्या होती है कि एक फार्म पर क्या होते हैं? अल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं एक फार्मर हूं, मैं राइस का प्रोडक्शन करना चाहता था, लेकिन जितनी मेरे पास उसके इरिगेशन फैसिलिटी की जितना वाटर अवेलेबल होना चाहिए वो उतना वाटर है नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या किया कि नहीं, इस बार राइस को कल्टीवेशन ना करते हुए मैं मेज को लगाऊंगा। किसको? मेज की कल्टीवेशन। तो मींस फार्मर ने एक अल्टरनेट को छोड़कर किसी दूसरे अल्टरनेट को अपनाया। एक अल्टरनेट को छोड़ दिया कि राइस नहीं, राइस की जगह किसको लगाना है? मुझे मेज को कल्टीवेशन करना है। तो जब एक हमने अल्टरनेट को छोड़कर दूसरे अल्टरनेट पर जाते हैं तो जो कॉस्ट अब चेंज हो जाएगी। राइस पर जो हम पैसा खर्च करने वाले थे, अब वो पैसा कहां? मेज पर खर्च होगा। तो मेज पर खर्चा जो आएगा कॉस्ट वो अलग आएगी, राइस पर अलग थी। तो हमने एक इनपुट को, एक अल्टरनेटिव को छोड़कर जब हम किसी दूसरे अल्टरनेट पर जाते हैं, दूसरे वैकल्पिक पर जाते हैं, उसमें जो कॉस्ट आती है उसे क्या कहते हैं? हम अवसर लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एडिशनल इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट विद एडिशनल इंक्रीज इन द आउटपुट इट इज कॉल्ड, क्या है? प्रति इकाई उत्पादन बढ़ने पर अस्थिर लागत में जो अंतर आता है उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है ध्यान से समझना, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला सीमांत लागत, है ना। सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज, यहां पर समझते हैं, ठीक है, बैट बोर्ड पर चलते हैं। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है आप समझना, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट, है ना, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? सीमांत लागत, इसको हिंदी में कहते हैं हम सीमांत लागत। क्या होती है सीमांत लागत? इसको समझना आप, है ना। क्या होती है? इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है, इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। आउटपुट के इंक्रीज होने से, ठीक है, आउटपुट के इंक्रीज होने से वेरिएबल कॉस्ट में जो इंक्रीज आता है, डिफरेंसेस आता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम डेल्टा वीसी अपॉन डेल्टा क्यू। क्या होता है? अब इधर देखना आप कि जैसे मैं एक हेक्टेयर है, जैसे एक हेक्टेयर मेरे पास एक लैंड होल्डिंग है, एक हेक्टेयर की, कितना? एक हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। अब इस एक हेक्टेयर में मेरे को करना है कल्टीवेशन, ठीक है। मैंने कल्टीवेशन किया वीट का, कितना कल्टीवेशन किया? वीट का, ठीक है। और मेरा निकला भाई 50 क्विंटल प्रोडक्शन। कितना निकला? 50 क्विंटल प्रोडक्शन निकला, क्लियर। उसमें मेरी जो कॉस्ट आई, उसमें जो मेरी कॉस्ट आती है, ठीक है, मान के चलते कि भाई 30,000 मेरी कॉस्ट आती है। कितनी आती है? 30,000 मेरी कॉस्ट आती है, क्लियर। जब 50 क्विंटल प्रोडक्शन निकला 30,000 कॉस्ट आई, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, पहले आई, है ना। अब मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ के 51 क्विंटल हो जाए, ठीक है। कितना हो जाए? 51 क्विंटल, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मेरा प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो जाए? 51 क्विंटल हो जाए। तो 51 क्विंटल होने के लिए क्या होगा भाई? ये वेरिएबल कॉस्ट में भी अंतर आएगा, या सुनो, मैंने आपको अभी बताया था पिछली वाली स्लाइड पे कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है आउटपुट के बढ़ने से बढ़ जाती है। तो अगर 51 क्विंटल मैं चाहता हूं तो इधर भी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, या सुनो, अरे हाँ या ना, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो मान के चलते हैं कॉस्ट बढ़ के 33,000 हो गई। कॉस्ट कितनी हो गई? बढ़कर 33,000, या सुनो।
अगर मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। अब वेरिएबल कॉस्ट में कितना अंतर आया, वेरिएबल कॉस्ट में आपसे मैं पूछता हूं कितना पर क्विंटल में कितना डिफरेंस आया, कि बोले सर पर क्विंटल में यहां पर जो डिफरेंस आया वो कितना 30 था, यहां पर देखो डिफरेंस 33 माइनस 30, ठीक है, कितना पर क्विंटल 50,000 माइनस 51, तो यहां पर 33,000 का आया डिफरेंस। अरे भाई एक क्विंटल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो आया तो यहां पर अंतर कितना है 33,000। यही क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि पर क्विंटल प्रोडक्शन बढ़ाने पर, ठीक है, पर क्विंटल ये यहां पर देखना आउटपुट इंक्रीज होता है पर क्विंटल के हिसाब से, ठीक है, केजी में प्रति इकाई जिसको हम कहते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में जो अंतर आता है किसमें, वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हो तो आपके वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस आएगा। तो कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है, पर क्विंटल पर कितना डिफरेंस आएगा, उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आई होप आपको समझ आई होगी। अब एक बात ध्यान से सुनना, क्या मार्जिनल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट से कोई रिलेशन है, ठीक है। आपका प्रोडक्शन पहले देखो 30, आपकी वेरिएबल कॉस्ट यहां पर 30,000 लग रही थी, आपका प्रोडक्शन बढ़ गए है ना, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी। उसी केस में यहीं पर आप देखना, यहीं पर आप देखो क्या कि फिक्स्ड कॉस्ट जो थी ना, एक हेक्टेयर में फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर जो आ रही थी आपकी 15,000 थी, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 15,000, ठीक है। आपका प्रोडक्शन बढ़ के 51 हो गया, तो ये क्या बढ़ेगी घटेगी, नहीं, ये तो बाद में भी वही रहेगी, हाँ या ना, अरे बाद में भी वही रहेगी 50 क्विंटल, अरे बाद में भी वही रहेगी 51 क्विंटल। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़कर 100 क्विंटल भी हो जाएगा ना, तब भी ये कितनी रहेगी 50 है ना, ये जो 15,000 ही रहेगी। ये थोड़ी, अभी मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है आउटपुट के बदलने से नहीं बदलती है, फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के बदलने से चेंज नहीं होती है। चाहे आपका आउटपुट 50 क्विंटल था बाद में 51 भी हो जाए तब भी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो क्या मार्जिनल कॉस्ट जो है, क्या फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई इफेक्ट पड़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। याद रखना, इस फिक्स्ड कॉस्ट का इस मार्जिनल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछा मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है, तो आंसर है 0। मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है भाई 0। कितनी होती है याद रखना, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है सीमांत, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे सीमांत अचल लागत, कितनी होती है याद रखना 0 होती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट पर कोई अंतर। मार्जिनल कॉस्ट जो है ये ड्यू टू डेवलप ड्यू टू द वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही जन्म लेती है। अगर वेरिएबल कॉस्ट में कोई बदलाव होगा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, ओरिजिन होगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं बदलती नहीं तो फिक्स्ड कॉस्ट का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर क्या है सीमांत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने आपको बताया कि मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है, तो आंसर है 0 होती है। मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इंक्रीजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट द इफेक्ट ऑन मार्जिनल कॉस्ट। देखो अभी मैंने आपको बताया कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना। तो आंसर है डज नॉट इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिक्स्ड कॉस्ट के घटने या बढ़ने से, मैंने आपको अभी बताया फिक्स्ड कॉस्ट के घटने या बढ़ने से मार्जिनल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, मार्जिनल कॉस्ट किसके कारण होती है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, मार्जिनल, आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है भाई किसके कारण होती है, तो ड्यू टू द वेरिएबल कॉस्ट, ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। मार्जिनल प्रोडक्ट जब क्या होता है, सीमांत उत्पाद जब ज्यादा होता है, उस कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट कितनी होती है, तो आंसर है मिनिमम। याद रखना ये मिनिमम होता है ना। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप होता है ये होता है ना, जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से सुनना ना, आपसे एग्जाम में पूछेंगे। फॉर परचेसिंग फार्म इंप्लीमेंट, ठीक है, आपको फार्म इंप्लीमेंट खरीदना है, आपको इलेक्ट्रिक मोटर खरीदना है, आपको मिल्च कैटल है ना, जो दुधारू पशु होते हैं मिल्च कैटल ब्रीड्स खरीदना है, आपको सीप खरीदना है, आपको कैटल है, यहाँ आपको गोट आएगा, यहाँ पर गोट खरीदना है। विच टाइप ऑफ द लोन इज
सेक्शन टू फार्मर और बेस्ट टाइप ऑफ लोन ग्रांटेड टू फार्मर। फार्मर को कौन सा लोन दिया जाता है? आपसे एग्जाम में पूछा कि कृषि उपकरण, विद्युत मोटर, दुधारू पशु, भेड़ बकरी आदि खरीदने के लिए कौन सा ऋण को दिया जाता है? क्या शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, या मीडियम टर्म लोन दिया जाता है, या लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है? तो इसके लिए मीडियम टर्म कौन सा लोन दिया जाता है, याद रखना ना। परचेसिंग फार्म इंप्लीमेंट, इलेक्ट्रिक मोटर, मिल्क ब्रीड, शीप गोट, इन सब के लिए कौन सा लोन दिया जाता है? तो मीडियम टर्म लोन यहाँ पर मिलता है, 1 से लेके 5 ईयर वाला, याद रखना कितना, 5 ईयर जो वैलिडिटी होती है इसकी। चलिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि आपको सोइंग के लिए, आपको फर्टिलाइजर के लिए, आपको इंसेक्टिसाइड के लिए, आपको प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, इन सब के लिए जो लोन दिया जाता है, या फिर वन सीजन के लिए, वन क्रॉप सीजन के लिए जो फार्मर्स को लोन दिया जाता है, कौन सा लोन होता है? तो शॉर्ट टर्म। कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म। ऑन गोइंग फार्म ऑपरेशन लाइक सोइंग, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन और वन सीजन, फार्मर को ऐसे खरीफ सीजन के लिए, रबी सीजन के लिए, दवाई खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इनके लिए जो लोन मिलता है वो कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो इसकी जो होती है ड्यूरेशन वो कितनी होती है? 1 से लेकर 1.5 ईयर तक होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, अगर आपसे पूछते हैं कि फार्मर को ट्रैक्टर खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, लैंड इंप्रूवमेंट के लिए, सोइल को सुधारने के लिए, सोइल के रिक्लेमेशन के लिए, लैंड रिक्लेमेशन के लिए, फॉर परचेसिंग ट्रैक्टर के लिए, फार्म बिल्डिंग बनाना है, आपको फार्म पर बिल्डिंग बनानी है, तो फार्म बिल्डिंग के लिए किस टाइप का लोन फार्मर्स को दिया जाता है? तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन। कौन सा? तो लॉन्ग टर्म लोन। यहाँ पर याद रखना, फार्मर को दीर्घ अवधि वाला ऋण दिया जाता है, जो कि 5 से लेके 30 ईयर वाला होता है ना। क्या क्या? तो यहाँ पर है लैंड रिक्लेमेशन, परचेसिंग ट्रैक्टर, फार्म बिल्डिंग, इन सब के लिए क्यों कौन सा लोन दिया जाता है? तो फार्मर के लिए यहाँ पर कौन सा लोन होता है? तो आंसर है लॉन्ग टर्म लोन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मांग में परिवर्तन तथा मूल्य में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? द रेशो ऑफ रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी एंड रिलेटिव चेंज इन प्राइस इज नोन है। तो इसे क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? प्राइस इलास्टिसिटी, है ना, याद रखना। किसको? तो ईपी बराबर प्राइस इलास्टिसिटी बराबर होता है रिलेटिव चेंज इन प्राइस अपॉन रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, मांग में परिवर्तन तथा मूल्य में परिवर्तन। ठीक है, मांग में परिवर्तन तथा मूल्य में परिवर्तन, दोनों में जो अंतर होता है ना, किस किस का? तो आंसर है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा, क्या पूछा? ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं कि रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी अपॉन रिलेटिव चेंज इन प्राइस, या फिर मांग में परिवर्तन तथा मूल्य में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कि भाई क्या होता है पूर्ण आलोच मांग की स्थिति में मूल लोच का मान कहते हैं? इन केस ऑफ द कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड, कंप्लीटली क्या है? लोच मांग, है ना। पूर्ण आलोच, इनइलास्टिक आएगा यहाँ पर, इनइलास्टिक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड, द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के दी अपूर्ण आलोच मांग की स्थिति में। ठीक है, किसकी स्थिति में? अपूर्ण आलोच। इन केस ऑफ कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड, द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। क्यों होता है 0? तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, इसका जो फॉर्मूला है कि प्राइस के घटने या बढ़ने से, प्राइस के चेंज होने से, अगर क्वांटिटी पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, प्राइस घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है, इससे अगर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता है तो इसका कितना होता है? तो आंसर है, देखो यहां पर आएगा रिलेटिव चेंज इन प्राइस। क्या है? रिलेटिव चेंज इन प्राइस और रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी, है ना, रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी। अगर प्राइस के घटने या बढ़ने से क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं होता, क्वांटिटी वो के वो ही रहती है ना, याद रखना, अगर क्वांटिटी जो है वो के वो ही रहती है तो उसे क्या कहते हैं हम? कि भाई कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं? कंप्लीटली इनइलास्टिक, सॉरी, है ना, क्वांटिटी जो है ऊपर आएगा, 1 मिनट, है ना, क्वांटिटी क्या आएगा? ऊपर आएगा। ठीक है, 1 मिनट करेक्शन कर लेना आप, क्वांटिटी जो है ऊपर आएगा। ठीक है ना, रिलेटिव चेंज इन, ठीक, चलिए, रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी और रिलेटिव चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस के घटने या बढ़ने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, मीन्स सपोज पहले प्राइस, है ना, किसी भी चीज की डिमांड की 10 थी, बाद में 12 हो गई, तो चेंज कितने का आया? 2 रुपए का, लेकिन क्वांटिटी तो वही है, डिमांड वही है, ठीक, डिमांड पहले जितनी थी बाद में वही थी, प्राइस घटे चाहे बढ़े, तो भाई, है ना, इसके प्राइस के घटने या बढ़ने से अगर डिमांड में कोई बदलाव नहीं होता है तो इसे क्या बोलते हैं? ईपी कहते हैं। एक बार वो समझिए आप क्या होता है ईपी, क्या होता है। अब मैं ग्राफ से समझाता हूँ आपको, है ना, ग्राफ से, और आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है? ये ग्राफ है, ठीक है,
ठीक है। सपोज किसी कोई है ना कमोडिटी है जिसकी डिमांड है ना पहले यहाँ थी, है ना, इसकी डिमांड Q1 है ये, और इसकी जो प्राइस है ये, इसकी ये प्राइस थी, क्लियर है। लेकिन प्राइस बाद में ही हो गई बढ़कर, प्राइस उसकी बढ़ जाती है, घट जाती है ना, प्राइस बाद में ये P1 से क्या हो गई P2, लेकिन उसकी डिमांड बाद में ही वही रहती है, इसकी डिमांड में कोई बदलाव नहीं आता, डिमांड बाद में भी वही है, प्राइस घटी या बढ़ी, ठीक है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। तो प्राइस की घटने या बढ़ने से डिमांड में जब कोई चेंज नहीं होता तो उसको कहते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड, और इसका ईपी कितना होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम क्या होती है, लैंड होल्डिंग होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। तो ये इंडिया में लगभग 67-68% का इंडिया के अंदर क्या है, मार्जिनल फार्मर है, ठीक है। इसके बाद ऐसे फार्मर हैव द 1 और 2 हेक्टेयर लैंड, इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल फार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें, छोटे किसान कहते हैं, ठीक है। अभी जो स्मॉल फार्मर जो होते हैं ना, स्मॉल फार्मर, ठीक है, ये लगभग 18% के लगभग होते हैं ना, ये लगभग 60, ये दोनों मिलाकर लगभग 85 से लेकर आपको 86% तक इंडिया में कौन से किसान मिलेंगे, तो आपको कौन से मिलेंगे भाई, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर आपको देखने के। एक होता है भाई मीडियम फार्मर, ठीक है, 2 से लेकर 4 वाला, एक सेमी मीडियम इससे ज्यादा वाला, ठीक है, फिर लार्ज फार्मर 10 से ज्यादा। क्या लिखा है, सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट, सिंगल सेलर लिखा है, बेचने वाला, ठीक है, बेचने वाला, सेलर का मतलब तो यही होता है बेचने वाला, सेल करने वाला। जब किसी वस्तु को केवल एक ही विक्रेता होता है, बेचने वाला केवल एक ही होता है, तो इसे क्या कहते हैं, उसे हम मोनोपोली कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम मोनोपोली कहते हैं, क्लियर है। अब ये ऑप्शन को आगे मैंने क्वेश्चन दिए है, देखो अगला है कि जब सिंगल बायर होता है, जब सिंगल बायर पूछा, खरीदने वाला, ठीक है, खरीदने वाला जब एक होता है, खरीदने वाला जब एक है, ठीक है, खरीदने वाला जब एक होता है, बायर एक होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोपोली कंडीशन, उसे क्या बोलते हैं हम, मोनोपोली कंडीशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है। ओलिगोपोली मीन्स खरीदने, है ना, यहाँ पर ओलिगोपोली, तो ओलिगोपोली में मतलब बेचने वाले, पोली मतलब होता है सेलर्स, तो कितने सेलर्स, तो आंसर है फ्यू सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी, कितने, फ्यू सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। अगर किसी वस्तु को बेचने वाले क्या होते हैं, कुछ होते हैं, फ्यू सेलर्स, तो से ओलिगोपोली। फ्यू बायर्स बोलेगे तो, फ्यू बायर्स बोले तो ओलिगोपसोनी, है ना, ओलिगोपसोनी, क्लियर है। ये दोनों तो अभी हमने डिस्कस कर ही ली, 1 बायर और 1 सेलर, ये मोनोपसोनी, मोनोपसोनी, और इसे क्या कहते हैं, मोनोपोली, क्या कहते हैं इसे हम, मोनोपोली, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है ना। द पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इन स्टॉक विच द फार्मर इज विलिंग टू सेल इज कॉल्ड, ठीक है, कि कुल उत्पाद का वह हिस्सा जो फार्मर जिसे बेचने का क्या रहता है, उत्सुक रहता है, विलिंग टू सेल, जिसे बेचने की इच्छा है, उसे क्या कहते हैं, उसे मार्केटेड सरप्लस कहते हैं या मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि मार्केटेड सरप्लस कहते हैं या मार्केटेबल, है ना, तो क्या कहते हैं इसको, मार्केटेबल। क्या समझ आ रहा है आप सभी को, बताएं मेरे को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। क्या है ये, ध्यान से सुनना, मार्केटेबल और मार्केटेड में क्या डिफरेंस होता है, एक बार हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत रहता है। पहले ध्यान से सुनना कि जैसे मेरे पास टोटल 100 कुंटल का प्रोडक्शन निकला है, कितने का, टोटल प्रोडक्शन मेरा कितना है, 100 कुंटल, टोटल जो है प्रोडक्शन मेरा कितना है, 100 कुंटल, ठीक है। क्या मैं 100 कुंटल पूरा बेचूंगा, नहीं, 100 कुंटल पूरा थोड़ी बेचूंगा मैं, इसमें से कुछ अपने परिवार की जरूरतें जो हैं, मेरे फैमिली नीड्स जो हैं, अगली नेक्स्ट ईयर के लिए सोइंग के लिए जो सीड्स है उसको तो भाई रखूंगा ना, कि नहीं, मेरे नेक्स्ट ईयर के लिए सोइंग करनी है, साथ साथ मेरे परिवार की जो जरूरत है, खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए आपको, तो वो रखा जाएगा, या सर वो माइनस किया जाएगा। तो माइनस हमने सपोज कि माइनस कर दिया 20, ये है फैमिली रिक्वायरमेंट, ये है फैमिली रिक्वायरमेंट, या सुनो, ये फैमिली रिक्वायरमेंट, ठीक है, फैमिली रिक्वायरमेंट प्लस सोइंग के लिए सीड रख लिया ना। अब कितना रह गया, अब रह गया 80 कुंटल। तो ये जो 80 कुंटल है ना, ये मार्केटेबल सरप्लस है। ये क्या है, मार्केटेबल, याद रखना क्या है, मार्केटेबल सरप्लस है। क्या है, मार्केटेबल। ये इतनी बेचने की इच्छा है मेरी, बेचा नहीं अभी, बेचने की इच्छा है, ध्यान सुना, विलिंग टू सेल, कि मैं इतना बेचना चाहता हूं, कब, जब मेरी परिवार की जरूरतें, फैमिली रिक्वायरमेंट सीड जो है वो मैंने माइनस कर दिया। तो मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस जो होता है तो टोटल प्रोडक्शन माइनस फैमिली रिक्वायरमेंट, ऐसे लिख सकते हैं हम, या सुनो,
इधर एक मिनट, इस पर समझते हैं ना कि मार्केटेबल सरप्लस क्या होगा। तो मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन है ना, टोटल प्रोडक्शन माइनस, ठीक है, माइनस आएगा यहां पर, माइनस यहां ब्रैकेट में लिखेंगे सीड प्लस फैमिली रिक्वायरमेंट, यस फैमिली रिक्वायरमेंट जो है परिवार की जरूरत है वो। तो भाई हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितना था 100 माइनस 20 हमने रख लिया, कितना रह गया 80 कुंटल, कितना, तो ये क्या है 80 कुंटल, ये है मार्केटेबल सरप्लस, जिसे बेचने की इच्छा है, क्या है मार्केटेबल सरप्लस, क्या है मार्केटेबल सरप्लस। समझ आया कि जिसे विलिंग टू सेल, मैं बेचना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मंडी के अंदर एक्चुअल जो सेल करता है फार्मर, इस 80 में से कितना सेल करता है, ठीक है, मार्केट के अंदर भाई, मार्केट में जो मंडियां होती है वहां पर एक्चुअल कितना ले जाता है, तो एक्चुअल सेल टू बाय द फार्मर्स, ठीक है, तो वो से क्या कहते हैं मार्केटेड, उसे क्या कहते हैं मार्केटेड, ठीक है, उसे क्या कहते हैं मार्केटेड सरप्लस। क्या बात समझ में आ रही है कि जिसे एक्चुअल फार्मर क्या कहता है बेचता है, मार्केटेड सरप्लस क्या है कि एक्चुअल में फार्मर जो बेचना चाहता है, जिसको बेचने के लिए मार्केट ले जाता है, उसे क्या बोलते हैं मार्केटेड। तो 80 थोड़ी ले जाता है, वो पहले 50 कुंटल ले गया, ठीक है, तो 50 जो ले गया वो क्या मार्केटेड है। भाई 80 कुंटल तो बेचना चाहता है, ये रखा हुआ है उसने, 20 कुंटल को माइनस, इसको तो बेचेगा नहीं वो, अब बचा 80 कुंटल। अब 80 में से मैं मार्केट के अंदर बेचने के लिए कितना ले जाता हूं, एक्चुअल में कितना ले जाता हूं, तो एक्चुअल जो वाली वैल्यू है कि मैं 80 में से 50 कुंटल ही ले गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई मार्केटेड, तो जितना एक्चुअल ले जाता है वो क्या होता है मार्केटेड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मर को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, ठीक है, डिस्ट्रेस सेल कहते हैं, कि उसके घर में अचानक कोई ऐसा है ना, वो आ गई समस्या कि उसको पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये 80 कुंटल तो बेच देगा ही, साथ साथ में जो 20 कुंटल रखा था ना उसने परिवार की जरूरतों के लिए, इसको भी बेच देगा वो, ठीक है। जब परिवार की जब बहुत ज्यादा कोई समस्या आ गई, अचानक उसको बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फार्मर होता है ना, ये जो फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए जो बचा के रखा हुआ है ना, उसको भी बेच देता है मार्केट में। तो डिस्ट्रेस सेल कंडीशन में याद रखना, नॉर्मली तो क्या होता है कि नॉर्मली जो मार्केटेबल सरप्लस होता है, मार्केटेबल सरप्लस जो होता है नॉर्मली ग्रेटर देन मार्केटेड होता है, याद रखना मार्केटेड होता है ये तो नॉर्मली, है ना। बट इन केस ऑफ डिस्ट्रेस सेल, ठीक है, डिस्ट्रेस सेल में क्या होता है कि जब पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उस कंडीशन में मार्केटेबल जो होता है, ठीक है, लेस देन मार्केटेड। यस और नो, बोले सर ये कैसे हो सकता है कि भाई मार्केटेबल तो 80 था, यस और नो, लेकिन बेच दिया उसने पूरा 100 कुंटल ही। मार्केटेबल तो 80 था, बेच तो पूरा ही दिया 100 कुंटल, जो 20 बचा के रखा था वो भी बेच दिया, तो उसको बोलते हैं फिर मार, है ना। ये ऐसा कब होगा, डिस्ट्रेस सेल कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा था, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए, किसी बुक के अंदर कहीं नहीं है, ठीक है, फिर आपको कंसेप्ट बताया कि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आपके सारी चीज समझ में आई होंगी। मैं आपसे एक ओपिनियन चाहता हूं कि जो स्टूडेंट आईपीएस एएफओ की प्रीलिम्स की कोर्स चाहते हैं 2 महीने के लिए, आईपीएस एएफओ प्रीलिम्स के लिए 2 महीने के लिए, है ना, तो भाई लोएस्ट कॉस्ट पर उसकी जो फीस रहेगी वो 2500 रुपये रहेगी। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है, फैकल्टी आपको बहुत ही शानदार मिलने वाली है, जिसको लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो कितने स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं कि भाई हमको 2500 रुपये में 2 महीने के लिए आपको प्रीलिम्स की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, आपको तीनों की आपको मिलने वाली है यहाँ पर क्लास। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि क्लास हम चाहते हैं। अगर आप अच्छी फैकल्टी की गारंटी मैं देता हूँ कि फैकल्टी आपको शानदार मिलने वाली है, ऐसी फैकल्टी जिनको पिछले 15 साल से बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, एसबीआई पीओ से लेकर हर एग्जाम में उनकी जो कोचिंग है वहाँ से सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, ये मतलब दूसरी कोचिंग है, वो सर हैं उनके साथ। अगर वो चाहते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ हो जाए तो हम यहाँ पर क्लास चालू कर सकते हैं। तो ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम चाहते हैं आईपीएस एएफओ के प्रीलिम्स के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स कि भाई इतने दिनों में हमारा कोर्स, आपका कोर्स एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा, और एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी प्रेजेंट में, उस तरह के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, सारी चीज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री की। तो ऐसे आप मुझे रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आपको मालूम है, व्हाट्सअप नंबर है 91313
872084। इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, कि मैं वाकई ईमानदारी से, देखो ऐसा नहीं कि मैं डेमो लेना, डेमो का कोई काम नहीं, डेमो के लिए मैं आपको बता दूंगा कि आप यहाँ पर उनकी वीडियो देख सकते हैं कि वाकई हम करना चाहते हैं। आपको 2 महीने के लिए एक बेस्ट कोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें 100% आपका मैथ रीजनिंग सारी कवर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।